अस्सलाम वालेकुम। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द साइनस इन द फिस्टुला। फिस्टुला की हमने बात की थी कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उस कॉजेज़ क्या होते हैं, परसिस्टेंट फिस्टुला के कॉजेज़ क्या होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस हम क्या क्या कर सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट हम किस तरह से करते हैं, ट्रीटमेंट हम उनका किस तरह से करते हैं। एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टुला की बात करते हैं कि जब भी हमारी स्किन और बाउल जो है, इंटेस्टाइन जो है, उसके दरमियान में फिस्टुला बन जाएगा, एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बन जाएगी, तो उसको हम एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टुला कह देंगे। फॉर एग्जांपल जुजनम के साथ, ईलियम के साथ, कॉलन, रेक्टम किसी के साथ भी बन सकता है। और इसकी कॉज क्या है? सर्जरी के बाद होता है, पोस्ट ऑपरेटिवली होता है। मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? ईलियम होती है। कोई भी सर्जरी हो सकती है एबनॉर्मल ट्रॉमा की वजह से, और जीआईटी ट्रैक्ट पे कोई भी सर्जरी है, एब्डोमिनल ट्रॉमा की वजह से, कैंसर की वजह से, इरिटेशन, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की वजह से, इस्कीमिक और इन्फेक्टिव कंडीशंस की वजह से क्या होता है कि ये 5th या 10th पोस्ट ऑपरेटिव डेज़ पे जो है ना ये बन जाता है। फिर पेशेंट को जो है वो किस तरह की कंप्लेन होगी? फीवर होगा, WBCs रेज़्ड होंगे, ल्यूकोसाइटोसिस, प्रोलॉन्ग डायलिसिस होगा, एब्डोमिनल टेंडरनेस होगी, वुंड इन्फेक्शन होगी। इससे हमें पता चलेगा कि सर्जरी हुई थी, पेशेंट को सर्जरी की हिस्ट्री है और अब ये सारे क्लिनिकल फीचर्स आ रहे हैं, तो अब ना कोई मसला है। फिर हम क्या करेंगे कि डायग्नोसिस जब हमें पता चल जाएगा, एक ये भी होता है कि वहाँ से ड्रेनेज होना शुरू हो जाती है, जो भी बाउल का मटेरियल होता है ना वो ड्रेन आउट के बाहर आना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेसिस भी होते हैं। अगर हमारे जो हैं वो अब ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लो आउटपुट फिस्टुलाज एंड मोर हाई आउटपुट फिस्टुलाज। जब उस फिस्टुला के अंदर से 200 ml फ्लूइड आ रहा है एक दिन के अंदर, तो दैट इज़ लो आउटपुट फिस्टुला। और अगर जो है वो 500 फ्लूइड आ रहा है एक दिन में, तो इट मीन्स कि हाई आउटपुट फिस्टुला है। ये MCQs में आ सकता है। और कभी कभार उसमें इन्फेक्शन हो जाता है उस फिस्टुला में, जिसकी वजह से वो सेप्सिस होना शुरू हो जाती है, मैलन्यूट्रिशन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स लॉस हो रहे हैं। पेशेंट जितना मर्ज़ी खाता जाए वो सारा उसका न्यूट्रिएंट्स हो ही नहीं रहे, एब्सॉर्ब ही नहीं हो रहे और लॉस होते जा रहे हैं, और इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी आना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब कि जब ये 3 चीज़ें आएंगी, सेप्सिस, मैलन्यूट्रिशन और इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो गए हैं उस फिस्टुला की। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि साइट ऑफ फिस्टुला क्या है, तो हम CT स्कैन एब्डोमेन करवाते हैं ओरल कंट्रास्ट दे के, या हम बेरियम स्टडीज़ करवा सकते हैं, फिस्टुलोग्राम करवा सकते हैं। उसके बाद हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे पेशेंट को, क्योंकि उसकी सारी न्यूट्रिएंट्स लॉस हो रही हैं। उसके फ्लूइड्स मेंटेन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन करेंगे, उसकी स्किन का जो है ख्याल रखेंगे। इसकी पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये आपको ना गट नज़र आ रही है, इसके साथ स्किन के साथ ना एक अबनॉर्मल कम्युनिकेशन बन गया हुआ है, ओपन कम्युनिकेशन है दोनों साइड से। ठीक है, एक एपिथेलियम के दूसरे एपिथेलियम के साथ है, सराउंडेड बाय ग्रैनुलेशन टिश्यू। दिस इज fistula between because it is between the gut and the skin, so it is known as enterocutaneous fistula. Let me show some pictures to you. These are the pictures for this. ठीक है, this is vesicovaginal fistula between the bladder and the vagina. Again vesicovaginal fistula. अब होता क्या है कि जो भी गट का मटेरियल होता है ना, वो यहाँ से निकल के ना बाहर आना शुरू हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो कितना आउटपुट है। अगर 200 है तो इसका मतलब लो आउटपुट है, अगर जो है वो 500 है तो इसका मतलब हाई आउटपुट है। इसके साथ साथ क्योंकि ये कम्युनिकेशन बना होता है, तो अंदर से सारा न्यूट्रिएंट्स वगैरह बाहर आना शुरू हो जाते हैं। पेशेंट मैलन्यूट्रिशन की तरफ जाता है तो उसके इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस होना शुरू हो जाते हैं। पेशेंट इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी के साथ आता है, और सेप्सिस हो सकती है अगर ये स्प्रेड कर जाए। तो दिस इज़ द कॉम्प्लिकेशन। ट्रीटमेंट कैसे करना है मैंने आपको बता दिया कि CT स्कैन करवाएंगे, बेरियम स्टडी फिस्टुलोग्राम करवाएंगे, उसका साइड चेक करेंगे, उसके बाद हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे, फ्लूइड्स देंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे। और जो स्किन है उसका हमने ख़ास ख्याल रखना है फ्रॉम एक्सकोरिएशन। ये जो स्किन है इसका बहुत ख्याल रखना है, बिकॉज इट इज़ अ कम्युनिकेशन के सारा एंट्रम गट का मटेरियल जो है वो स्किन के थ्रू बाहर आ रहा है। उसके बाद दूसरा फिस्टुला होता है आर्टेरियोवेनस फिस्टुला। इसके नाम से पता चल रहा है आर्टरी और वेन के दरमियान में जो कम्युनिकेशन बन जाएगा एबनॉर्मल, उसको कहेंगे आर्टेरियोवेनस फिस्टुला। इट कैन बी कॉन्जेनिटल, इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू द ट्रॉमा और हाइड्रोजेनिक। अब ये जो फिस्टुला होता है इसको हम सर्जिकली हीमोडायलिसिस के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। जब हमने रीनल मेडिसिन पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको हीमोडायलिसिस का प्रोसीजर बताया था, और उसमें हमने आर्टेरियोवेनस फिस्टुला क्रिएट किया हुआ था फॉर द पेशेंट्स ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर।
फिर जो वेन होती है वो क्योंकि फिस्टुला की वजह से डायलेट हो जाती है, टॉर्चर्स हो जाती है, थिक वॉर्ड हो जाती है, मतलब कि ना उसकी जो फीचर्स होते हैं वो आर्टरी से मैच करना शुरू हो जाते हैं। तो कम्युनिकेशन भी ख़राब होता है, तो आर्टरी का जो ब्लड होता है वो वेन में जाना शुरू हो जाता है विदाउट डीऑक्सीजनेटिंग। मतलब आपको पता है ना, पहले आर्टरी में से गुजरता है ब्लड, फिर कैपिलरी में जाता है, फिर वेन में जाता है। अब होगा क्या कि आर्टरी से डायरेक्ट वेन में चला जाएगा, तो वो जो आर्टरी से कैपिलरी में जाना था वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होने थे, वहाँ से ऑक्सीजन ने जाना था टिश्यूज़ की तरफ और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आना था, फिर वो वेन में जाना था, ऐसे ही होना होता था ना। तो अब क्या होगा, आर्टरी से डायरेक्ट वेन में चला जाएगा तो ब्लड कम्प्लीटली जो है वो ऑक्सीजनेट नहीं होगा और उसमें न्यूट्रिएंट्स एज सच वेस्ट प्रोडक्ट्स एलिमिनेट नहीं होंगे, न्यूट्रिएंट्स पास आउट नहीं होंगे। तो क्या होगा, वेनस रिटर्न ज़्यादा हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा, इट विल लीड टू हार्ट फेलियर और हमें जो है वहाँ पे थ्रिल और ब्रूई भी मिल सकती है और जो है ना ये चीज़ होती है। फिर हम एंजियोग्राफी से जो है वो चेक करते हैं सारा, और ट्रीटमेंट यही होता है कि हम सर्जिकल एक्साइज कर दें उस फिस्टुला को जो कि आर्टरी और वेन के दरमियान में बना हुआ है, या फिर एंजियोग्राफिक एम्बोलाइजेशन करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फिस्टुला। ये देखिए आर्टरीज और वेन के दरमियान में फिस्टुला बन गया। सो ये वाला आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, पाइलोनाइडल साइनस होगा। और सजेशन फॉर द कंप्लीट रेजोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इसके पेशेंट को एक तो वहाँ पे सर्जरी हमने करनी है, जी प्लास्टिक कर सकते हैं, और इसके अलावा हमने पेशेंट को समझाना है कि आपको दोबारा बन सकता है। कंप्लीट रेजोल्यूशन के लिए यही है कि आप उसकी प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन जो है वो मेंटेन रखें, इस जगह की शेविंग करें, बाल ना आने दें और इस तरह से ना, और कंप्लीट एक सी एन ऑफ द ट्रैक करते हैं विदाउट गिविंग द मिड लाइन इन सी एन। इस तरह से हम जो है उसको डील कर रहे होते हैं। ठीक है, और दूसरा वाला जो है ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। इसमें जो एडवाइस देंगे ना हम पेशेंट को, हम कहेंगे अवॉइड सीटिंग फॉर लॉन्ग, ज़्यादा देर के लिए ना बैठें, अवॉइड ड्राइविंग, गुड हाइजीन ऑफ द sacrococcygeal एरिया, कीप द एरिया क्लीन एंड ड्राई एंड ईदर शेव और यूज़ द डेपिलेटरी क्रीम टू कीप द एरिया फ्री ऑफ हेयर एंड वार्म सॉल्ट्स एंड बायोडीन बाथ्स यूज़ कर लें। मैनेजमेंट इसकी क्या होती है कि हम क्या करते हैं कि सबसे पहले साइनस को विजुलाइज़ करते हैं, उसमें हम इथाइलिन ब्लू डालते हैं, उससे हमें साइनस नज़र आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उस साइनस ट्रैक्ट को एक्साइज कर लेते हैं, अगर एब्सेस है तो उसको ड्रेन कर देते हैं, और अगर जो है वो उसको वूंड को ओपन छोड़ देते हैं, प्राइमरी क्लोजर होने देते हैं या फिर सेकेंडरी क्लोजर होने देते हैं, जिसमें हम वूंड को ओपन छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो है क्या करते हैं कि जो है लोकल एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग्स यूज़ करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं, अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो लोड करके से हो जाए। फिर हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, जी प्लास्टी, और उसे ट्रीट करते हैं। फिर वो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट पूछते हैं, तो आपने बताना है कि द ऑपरेशन विच अ सर्जन परफॉर्म्स फॉर द sacrococcygeal pilonidal sinus डिपेंड्स ऑन which factor exercises a predominant influence. Thus, if there is an epithelial rest at the bottom, he will probably excise the sinus. ठीक है, if AIMS is primary union, also excise the sinus as a necessary first step to this end, and if cosmetic reason, to secure the primary union by some flap procedure. उसके बाद if there is dangerous of infection, leave the wound open to allow healing by secondary intention. तो वो डिपेंड करता है हमारा wound कैसा है। अगर हमने कॉस्मेटिक रीजन के लिए करना है तो प्राइमरी यूनियन करेंगे, अगर हम जो है वो इन्फेक्शन है, डेंजर ऑफ इन्फेक्शन है, तो फिर हम उसको सेकेंडरी इंटेंशन के थ्रू करेंगे। अगर हमें एपिथेलियल रेस्ट नज़र आ रहा है, मतलब लग रहा है कि जो है ना पूरा एक ट्रैक्ट बना हुआ है, तो सारे ट्रैक्ट को हम एक्साइज करेंगे। ठीक है, प्रिवेंशन इन रिकरेंस हम किस तरह से कर सकते हैं, वही चीज़ें हैं कि अवॉइड सीटिंग फॉर लॉन्ग, अवॉइड ड्राइविंग, गुड hygiene of the sacrococcygeal area, keep the area clean and dry, and either shave or use the depilatory creams to keep the area free of hair, warm salts and iodine baths. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द वूंड हीलिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यह है कि उससे पूछा है कि प्राइमरी इंटेंशन और सेकेंडरी इंटेंशन जो है उनमें क्या डिफरेंस है। फिर वो कहते हैं फैक्टर्स जो कि पुअर वूंड हीलिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके बाद कौन से फैक्टर्स जो डिले करते हैं वूंड हीलिंग को, और कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपेंडेक्टमी के बाद इफेक्ट करते हैं। तो वूंड हीलिंग के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वूंड क्या होता है, इसकी मैंने पिक्चर्स भी ऐड कर दूंगी, एंड पे आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्जरी का, वूंड्स। तो वूंड सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड टिश्यूज़ विच इज़ कॉज्ड बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल इंसल्ट। कि फिज़िकली या किसी केमिकल की वजह से या बायोलॉजिकली कोई भी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से क्या होता है,
तो उनकी वजह से क्या होता है, जो स्किन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है या टिश्यूज़ होते हैं, उनकी जो कंटिन्यूटी होती है उसमें ब्रेक आ जाता है, ठीक है, कट जाता है, तो उसको हम कहते हैं वूंड। अब क्लासिफिकेशन इसकी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू रैंक एंड वेकफील्ड हम वूंड को क्लासीफाई करते हैं 2 पार्ट्स में। टाइडी वूंड्स होते हैं, अनटाइडी वूंड्स होते हैं। टाइडी मतलब कि हमारे जो होते हैं ऐसे वूंड्स जो शार्प क्लीन एजेस की वजह से हों, शार्प ऑब्जेक्ट्स की वजह से हों, लाइक नाइफ़ के थ्रू। जैसे हम केक को कट करते हैं, बहुत प्यारे से केक काटा जाता है, बहुत सफाई से, ठीक है, तो उसको कहते हैं क्लीन वूंड है, ठीक है। और ये क्लीन वूंड्स होते हैं ना, वो खुद ब खुद मतलब के हील जो हैं वो प्राइमरी इंटेंशन से होते हैं, मतलब हम वो बड़े अच्छे से हील होते हैं। टाइडी वूंड्स उनको कहते हैं। अनटाइडी वूंड्स क्या हैं, जो बड़े गंदे तरीके से वूंड्स होते हैं, लाइक क्रश है, एवल्स है, बर्न्ड है, मतलब कूड़ा कबारा हो गया उसका, ठीक है, बहुत गंदे होते हैं, कंटामिनेटेड होते हैं, और इसके लिए हमें जो है ऑपरेटिव डिपार्टमेंट हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अब जो हमारे अनटाइडी वूंड्स हैं, अगर वो टाइडी वूंड्स में कन्वर्ट होते हैं तो हम फिर आराम से उनको जो है वो सेकेंडरी इंटेंशन से जो है ना हील होने देते हैं और सेफली क्लोज़ करते हैं। मतलब ये कि हमारी एक टाइडी वूंड्स हैं जो बहुत साफ़ सुथरे वूंड्स हैं, और एक अनटाइडी वूंड्स हैं जो बहुत गंदे हैं और बहुत गंदे तरीके से इंजरी हुई थी। अब इनकी वूंड्स की हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं बाय कॉजेज़ के। ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, आइट्रोजेनिक मतलब सर्जरी की वजह से हो सकता है, बर्न्स की वजह से हो सकता है। लेंथ ऑफ टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर 6 वीक से कम है तो एक्यूट होगा, अगर 6 वीक से ज़्यादा है तो क्रॉनिक है। तो ये डिफरेंस भी लिखा हुआ है, दिस इज़ यूक्यू के, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक वुंड्स। तो एक्यूट वुंड्स जो है वो मतलब उनकी जो हिस्ट्री होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, कोई मसले मसाइल नहीं होते, कोई पैथोलॉजी नहीं होती, नॉर्मल इन्फ्लेमेटरी स्टेज चलती है इनकी, और विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, और सेल प्रोलिफरेशन जो है उसके थ्रू इनकी हीलिंग हो जाती है। क्रॉनिक वुंड्स जो होते हैं ये जो है 6 वीक्स इसके ऊपर होते हैं कि क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें ज़रूर क्योंकि क्रॉनिक हैं तो कोई ना कोई पैथोलॉजी ज़रूर होगी। इनकी इन्फ्लेमेटरी स्टेज जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड होती है, क्योंकि वुंड की हीलिंग की 3 स्टेजेस होती हैं, इन्फ्लेमेटरी, प्रोलिफरेटिव और मैच्योरेशनल। तो एक्यूट वुंड्स में क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी स्टेज जो होती है वो नॉर्मल होती है, जबकि क्रॉनिक वुंड्स में इन्फ्लेमेटरी स्टेज जो है वो बहुत लंबी चलती है, बहुत अच्छी बड़ी इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। और इसमें ऑब्वियसली इन्फ्लेमेटरी स्टेज प्रोलॉन्ग्ड है, बहुत अंडरलाइंग पैथोलॉजी है, तो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशंस होंगी, और इसमें कोई सेल प्रोलिफरेशन जो है उसके थ्रू नहीं होता, ठीक है। अब मोड ऑफ इंजरी क्या है कि एब्रेजन हो सकती है कि ब्लंट फोर्सेस की वजह से जस्ट एक रगड़ आई है और उसके रगड़ के अंदर क्या है, स्किन के ऊपर डर्ट इकट्ठी हो गई है, या ब्रूज, कंट्यूजन या हीमाटोमा बन सकता है, ये भी ब्लंट फोर्सेस की वजह से हो सकता है। सुपरफिशियल कैपिलरीज जब रप्चर हो जाती हैं तो वो ऊपर एक ब्लड सा इकट्ठा हो जाता है, उसको कहते हैं, ठीक है। अल्सरेशन क्या है कि एपिथेलियम जो है वो डैमेज हो गई है, ठीक है। एब्रेजन में जस्ट एक रबड़ आई थी आउटर लेयर ऑफ द स्किन में, और जो है गंद इकट्ठा हो गया था। ब्रूज, कंट्यूजन, हीमाटोमा क्या है, ब्लड वेसल रप्चर हो गई है। अल्सरेशन में क्या है, ऊपर वाली एपिथेलियम रप्चर हो गई है। लेसरेशन क्या है, जिसमें टीयर आ गया है और जो है ना लेसरेट हो गई है। इंसाइज्ड वुंड्स में क्या है कि शार्प एज नाइफ्स वगैरह से जो इंसिजन की तरह की होती है, ठीक है, क्लियर मार्जिन्स वाली वो होती है। फिर पंक्चर वुंड्स क्या होते हैं कि शार्प पॉइंटिंग एजेस वाले जो चीज़ें होती हैं उनसे जो होती हैं ना, उनको कहते हैं। और डी ग्लविंग इंजरी क्या होती है कि जिसमें ऊपर वाली स्किन जो है ना वो सारी उतर के स्ट्रिप ऑफ हो जाती है, ठीक है, जैसे ग्लव होता है ना, ऊपर से उतर के छिलका उतर जाता है स्किन का, उस तरह से। फिर होती है, फिर क्रश इंजरी होती है। क्रश ऐसे समझ लें कि एक पर्सन है वो सड़क पे गिरा है और उसके ऊपर से गाड़ी गुजर गई है। तो टाइडी वुंड्स होते हैं जिसमें वो इंसाइज क्लीन होते हैं, हेल्दी टिशू होता है और टिशू लॉस इतना नहीं होता। और अनटाइडी होते हैं जिसमें वो क्रश हो जाते हैं, गंदे मंदे हो जाते हैं, टिशू डेथ हो जाती है, टिशू लॉस हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे एक्यूट और क्रॉनिक वुंड्स है, आपको डिफरेंस दिखाया हुआ है, वो टाइडी और अनटाइडी वुंड्स हैं, ठीक है। टाइडी और अनटाइडी वुंड्स है। ये आपको क्या नज़र आ रहा है, दिस इज़ जस्ट अ सुपरफिशियल, थोड़ी सी स्किन की आउटर लेयर ऑफ द स्किन इन्वॉल्व हुई है, दिस इज़ एब्रेजन, ठीक है। दिस इज़ ब्रूज, जिसमें सुपरफिशियल कैपिलरीज जो है वो डिस्टर्ब हो गई हैं और ब्लड इकट्ठा हो गया नीचे।
दिस इज़ कंट्यूजन, ब्रूज कंट्यूजन, ठीक है। ये आपको लेसरेशन दिखाई हुई है एक साइड पे, जिसमें टीयर आ गया स्किन के ऊपर, पंक्चर है जिसमें पंक्चर आ गया, ठीक है। ये पंक्चर, ये इंसाइज्ड वुंड्स है जो बिल्कुल नाइफ की तरह कट्स लगते हैं, ठीक है। ये पंक्चर वुंड दिखाया हुआ है, पंक्चर। दिस इज़ डी ग्लविंग, के ऊपर से स्किन जो है वो स्ट्रिप ऑफ हो रही है, ठीक है। अब क्रश इंजरी जो है उसमें मैंने ये ऐड की थी, अब क्योंकि वो बहुत ही बुरी इंजरी होती है, क्रश के बंदा नीचे आ गया, पूरा क्रश हो गया ना, तो क्रश इंजरी में क्या होगा कि स्किन स्प्लिट हो जाएगी और शैटरिंग और टेयरिंग हो जाएगी अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। और क्या होगा क्रश की वजह से, क्या होगा, और क्रश की वजह से क्या होगा कि वो जो हमारे जो है टिश्यूज़ जो हैं और फेशियल कंपार्टमेंट्स जो हैं उनके अंदर सारा ऊपर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी टिश्यूज़ की, कंपार्टमेंट्स होंगे उनमें प्रेशर रेज होगा, वेजल्स जब हमारी कंप्रेस हो जाएंगी, मसल नेक्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम फिर क्या करते हैं, वो जो फेशिया होता है उसको काटते हैं, फेशियोटमी करते हैं, वो जो प्रेशर बिल्डअप हुआ होता है उसको रिलीव करते हैं, ठीक है, फेशियोटमी परफॉर्म करते हैं। उसके बाद मैकेनिज़्म ऑफ किडनी इंजरी क्या होता है क्रश इंजरी में, कि ऑब्वियसली जब कंपार्टमेंट सिंड्रोम होगा तो उसमें क्या होगा कि मसल्स के ऊपर जब क्रश आएगा तो मसल्स की मायोग्लोबिन निकल के जाके हमारी जो किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं ग्लोमेरुलाई उनको ब्लॉक करना शुरू कर देगा, तो उस वजह से क्यों रीनल शटडाउन हो जाएगा, ठीक है। इन केसेस में जब हमारा क्रश इंजरी के केस में फेशियोटमी कर रहे थे, इन केसेस में जो है हम एम्पुटेशन ही कर देते हैं पकड़ के, जब हमारी जो है वो मायोग्लोबिन यूरिया हो रहा होता है तो पकड़ के ना उस हिस्से का क्रश जो होता है, क्योंकि उसमें से मायोग्लोबिन निकल रही है, हम उसको एम्पुटेट ही कर देते हैं, कोई फेशियोटमी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब कितनी जो है ना कंटामिनेशन हुई है एट द टाइम ऑफ सर्जरी, हम उसको उसकी बेसिस पे जो है वो करते हैं कि क्लीन है, क्लीन, कंटामिनेटेड डर्टी। क्लीन क्या है कि इन्फेक्शन का रिस्क लेस दैन 2% है, क्लीन कंटामिनेटेड 10% से कम है, कंटामिनेटेड में 20% इन्फेक्शन का रिस्क होता है और डर्टी में 40%। इसका अलग से चैप्टर है, इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम देख लेंगे इसको दोबारा। वुंड हीलिंग के फेजेस होती हैं, 3 होती है, इन्फ्लेमेटरी फेज़ होती है, प्रोलिफरेटिव फेज़ होती है, मैच्योरेशनल फेज़ होती है। पहले 2 से 5 दिन इन्फ्लेमेटरी फेज़ चलती है, फिर 3 हफ्ते तक प्रोलिफरेटिव होती है और 2 साल तक मैच्योरेशनल फेज़ चलती रहती है। किसी को भी कोई वुंड हुआ उसके इमीडिएट रिएक्शन में क्या होता है कि वहाँ पे प्लेटलेट्स आ जाते हैं, फाइब्रिन क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, कोगुलेशन फैक्टर्स और साइटोकाइंस आना शुरू हो जाते हैं। ये सब कुछ हो रहा होता है इन्फ्लेमेटरी फेज़ में जो 5 दिन तक रहता है। फिर क्या होता है वहाँ पे नई एपिथेलियम आना शुरू हो जाती है, फाइबर्स आना शुरू हो जाते हैं, न्यू ब्लड वेसल्स आना शुरू हो जाते हैं जो डेड और मिसिंग टिश्यूज़ को रिप्लेस करते हैं। दिस इज़ प्रोलिफरेटिव फेज़। और मैच्योरेशनल में क्या होता है कि कोलेजन जो है वो आके स्कार बनाना शुरू कर देता है, तो इसको कहते हैं मैच्योरेशनल फेज़ या रीमॉडलिंग फेज़। तो इस तरह से ये सब कुछ चल रहा होता है। अगर आप इसको देखें इस वाले को, तो ये आपको नज़र आ रहा है शुरू में जब इंजरी हुई है तो क्या हो रहा है कि न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, बाद में फाइब्रोब्लास्ट हैं, पहले वेजो कंस्ट्रक्शन है, फिर वेजो डायलेशन है, फिर पहले इन्फ्लेमेटरी फेज़ है, फिर प्रोलिफरेटिव रीमॉडलिंग फेज़ है। अब ये आपका इंपॉर्टेंट यूक्यू है, टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग। तो प्राइमरी क्लोजर की वजह से हो सकता है, सेकेंडरी क्लोजर और टर्शियरी क्लोजर, ठीक है। प्राइमरी क्लोजर क्या है, हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन। क्या होगा कि हम क्या करेंगे जब कोई भी वुंड होगी तो हम उन वुंड की एजेस को करीब ला के जोड़ देंगे, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन ये हील हो जाएगा। और ये प्रेफर्ड मेथड्स है क्लीन वुंड्स के लिए। इसको हम 6 से 8 घंटे के अंदर अंदर जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सेकेंडरी क्लोजर होता है, इसमें जो है हम उसको क्लोज़ नहीं करते, हम उसको खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि वो इतनी गंदा वुंड होता है, इतना ग्रॉसली कंटेमिनेटेड होता है कि हम बस उसकी सफाई करते हैं, डिब्राइडमेंट करते हैं, वॉश करते हैं, उसको ओपन छोड़ देते हैं, वहाँ पे ग्रैनुलेशन टिश्यू आ जाता है, कंट्रैक्शन हो जाती है और वो खुद ब खुद हील हो जाता है। टर्शियरी क्लोजर में क्या है, हीलिंग बाय टर्शियरी इंटेंशन। इसमें डिलेड क्लोजर होती है, मतलब इसमें ना हमारी प्राइमरी क्लोजर भी होती है और सेकेंडरी क्लोजर भी।
मतलब हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए वूंड को ओपन छोड़ देते हैं और बाद में हम क्या करते हैं कि जो है हम जो है ना उसको बाद में बंद कर देते हैं। तो डिलेड प्राइमरी क्लोजर करते हैं इसमें, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉइल है, मैन्योर है, एनिमल बाइट्स हैं, प्रोजेक्टाइल्स हैं, उनको क्लीन करते हैं और फिर ऑब्ज़र्व करते रहते हैं और उसके बाद सेकेंडरी सूचर लगाते हैं जो कि 10 दिन के बाद। मतलब प्राइमरी में क्या था, हमने उसको बंद कर दिया था, सेकेंडरी में हमने उसको खुला छोड़ दिया था, टर्शरी में हमने पहले उसको खुला छोड़ा था, बाद में उसको बंद कर दिया था। ठीक है, अब इसकी मैं आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ जो मैंने ऐड की हुई हैं कि किस तरह से जो है ये चलता है से। ठीक है, तो ये स्टेजेस चल रही होती हैं वूंड की, इन्फ्लेमेटरी फेज़, प्रोलिफरेशन और रीमॉडलिंग फेज़। प्राइमरी इंटेंशन में क्या है, क्लीन इन सी एन दी है, अर्ली सूचर और वो खुद ब खुद ठीक। सेकेंडरी में क्या है कि उसको खुला छोड़ दिया है, वो खुद ब खुद ठीक होगा। टर्शरी में शुरू में हमने उसको खुला छोड़ा है, बाद में बंद कर दिया है। ठीक है, अब हमारा जो भी वूंड होता है उसमें उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, कौन से फैक्टर्स है जो वूंड को हील नहीं होने देते। डिडंट हील, इसका निमोनिक है। डायबिटीज़ के लोगों के अंदर नहीं होता वूंड जो है वो, क्योंकि डायबिटीज़ के लोगों में इम्यूनिटी कम होती है, तो वहाँ पे वो इन्फ्लेमेटरी फेज़ जो होती है वो इतनी अच्छी नहीं चलती ना। फिर इन्फेक्शन की वजह से, मोस्ट कॉमन कॉज इन्फेक्शन के माइक्रोब्स क्या करते हैं, वो इन्फ्लेमेटरी प्रोलिफरेटिव फेजेस को इनहिबिट करके रखते हैं, जिसकी वजह से वो फिर हील नहीं होता। फिर नेक्स्ट है डी फॉर ड्रग्स। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, लाइक स्टेरॉइड्स, एंटीमेटाबोलाइट्स हैं, वो प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट नहीं होने देते, कोलेजन सिंथेसिस नहीं होने देते। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ लोग मेल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज के लोग होते हैं, उनकी वुंड हीलिंग सही नहीं होती। टिश्यू नेक्रोसिस है कि अगर टिश्यू नेक्रोसिस होगा तो उस केस में भी नहीं होगा। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी है तो फिर भी नहीं होगा। ठीक है, एक्सेसिव टेंशन ऑफ द वुंड एजेस होगा, उसकी वजह से भी होता है एल्डरली पेशेंट्स के अंदर मोस्टली। और फिर आ जाता है वी हैव द अनदर वुंड के, अगर और भी जगह पे वुंड है तो कंपटीशन चलता रहता है तो वुंड हीलिंग स्लो हो जाती है। लो टेम्परेचर, पता है सर्दियों में जो वुंड हीलिंग होती है वो स्लो होती है, इस वजह से सर्दियों की जो होती है वो लेट हील करती है। तो डिडंट हील में क्या क्या है, कौन से फैक्टर्स इनहिबिट करते हैं वुंड हीलिंग को, डायबिटीज़, इन्फेक्शन, ड्रग्स, न्यूट्रिशन, then the tissue necrosis, then hypoxia, then excessive tension, A for another wound and L for low temperature। नेक्स्ट पार्ट से हम वुंड एक्सी एंड वुंड डिब्राइडमेंट करेंगे और फिर लास्ट करेंगे इसको टॉपिक को।